Hello friend, welcome to Teacher Dream 360. A very good afternoon, my brothers, my sisters and all my dear friends. तो फ्रेंड मैं आज फिर से सीटेट की सीडीपी की संपूर्ण एमसीक्यू यानी संपूर्ण मैराथन क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो फ्रेंड मेरे जो कंटेंट है, मेरे जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस है, यानी हूबहू प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, और वो भी वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड मोस्ट बार आए हुए हैं, और इनसे रिलेटेड मैं अदर क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ जो 2024 के अंदर आने की पूरी संभावना है। ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलने का जैसा मेरा कंटेंट है, क्योंकि ये कंटेंट टोटल प्रीवियस ईयर से रिलेटेड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर इनको कर लिया तो समझ लो 30 में से 25 तो आपके कहीं नहीं गए। अगर इन क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया, समझ के आधार पर पढ़ लिया, पूरी वीडियो देख ली, तो समझ लो 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको सक्रिय की यानी मुझे ये पता चले कि आप सक्रिय होकर सुन रहे हैं, सक्रिय होकर देख रहे हैं, और आपके सीटेट के अंदर 25 नंबर और सीडीपी जो आती है वो पूरे पेपर में 80 से 90 नंबर के बीच की होती है, और ये सीडीपी हर एक चैप्टर में 10-10 नंबर की जरूर होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, या फिर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, या पूर्व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करके। तो फ्रेंड पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पठन वैफल्य क्या होते हैं। पठन वैफल्य वे होते हैं जिन बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, यानी जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, पढ़ने लिखने में, उनको पठन वैफल्य बोलते हैं। जिनको लिखने में कठिन महसूस होता है उनको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, और जिनको गणित करने में कठिनाई होती है उनको गणितीय वैफल्य बोलते हैं। यानी जो बच्चे मैथ्स नहीं कर पाते उनको गणितीय वैफल्य बोलते हैं। तो इसके आधार पर उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से पठन वैफल्य, पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से जो कठिनाई महसूस होती है उन्हें पठन वैफल्य बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। अब समावेशी शिक्षा होती क्या है फ्रेंड? समावेशी शिक्षा वो समावेशी शिक्षा होती है जो हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो, चाहे वो आर्थिक कमजोर हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे वो श्रवणबाधित हो, चाहे वो किसी भी एंगल से, किसी भी कैटेगरी से हो, यानी चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो, चाहे वो लिखने में अच्छा हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, सब बच्चों को एक साथ लेकर जो चलती है वो समावेशी शिक्षा होती है। यानी सबको सम्मान दिया जाता है, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है, सबको एक ही शिक्षा यानी एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाता है, वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। इसके आगे देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थान का प्रावधान करना, यानी अलग अलग अक्षमता, यानी जो हमारी अलग क्षमता है सीखने की, क्या उन बच्चों के लिए विशिष्ट और स्पेशल शैक्षिक संस्थान, स्पेशल स्कूल का प्रावधान करना चाहिए? समावेशी शिक्षा ये नहीं कहती। ऑप्शन सेकंड, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा यह कहती है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का सबको अपना अपना अधिकार है। ऑप्शन सेकंड तो सही है। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है? बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक यानी अलग करना और व्यवहारिकता प्रशिक्षण का प्रबंध करना, यह तो समावेशी शिक्षा नहीं कहती। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, यह भी समावेशी शिक्षा नहीं कहती। समावेशी शिक्षा जो कहती है वो यही कहती है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको अपना अपना अधिकार है समान शिक्षा पाने का। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट प्रस्तावित करती है यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन करना, यानी याद करने के कौशल का आकलन, उनका जांच करना। याद करना तो बिल्कुल भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित ग्रेड्स में बांटना, यह भी एनईपी 2020 में यह भी आयाम नहीं रखा गया कि आप पेपर पेंसिल से परीक्षा कराएं और उसमें उसको ग्रेड में बांटना। ऑप्शन थर्ड, स्वयं आकलन और विद्यार्थी समूह आकलन का समावेशन,
ये पॉइंट 360 डिग्री के अंदर यानी नेशनल एजुकेशन 2020 के अंदर ये नोट किया गया है कि आप खुद आकलन करें और विद्यार्थियों को समूह में बांटकर यानी विद्यार्थियों को समूह में बांटकर उनका तब आकलन करना और हमेशा समावेशी शिक्षा का फॉलो करना यानी समावेशी शिक्षा को फॉलो करना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। योगात्मक आकलन करना तो यह भी नहीं है किसी का भी योगात्मक आकलन नहीं करना चाहिए यानी योगात्मक आकलन नेशनल एनईपी 2020 में नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी जो अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनकी अलग अलग भाषा होती है, उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, उनके बारे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके बारे में शिक्षक को क्या सोचना चाहिए कक्षा के अंदर। तो देखिए, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और अपनी बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन 2, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तब उन्हें हतोत्साहित करना। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। या ऑप्शन 4, वे विद्यार्थी जो समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने की बात कहना। तो फ्रेंड, मैं इसके बारे में अगर बताऊं, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना एक टीचर का जिम्मेदार है, एक शिक्षक जिम्मेदार है कि कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करूं और जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा अपनी बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। यानी उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी बोली, उनकी अपनी संस्कृति, एक तो उनकी हर एक की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, हर एक की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। वो अपनी किसी भी भाषा में बात करे उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको उनकी भाषा के लिए हतोत्साहित, उनकी संस्कृति के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर देखो सेकंड क्या कहता है, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तब उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये तो मैं अभी ऊपर बता रहा हूं कि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी मातृभाषा में बात करे तो उसको बात करना दिया चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा हमारी अधिगम सीखने में बहुत हेल्प करती है, बहुत मदद करती है और दूसरी भाषा सीखने में भी हमारी मातृभाषा बहुत मदद करती है। और यही हमारी प्रथम लैंग्वेज है, कौन सी, मातृभाषा। और यही 360 डिग्री यानी 360 डिग्री एनईपी 2020 में भी यही कहा गया है कि 3 लैंग्वेज, एक हमारी मातृभाषा और 2 हमारी अदर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहती है, विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जो मानक भाषा निर्धारित कर दी गई है उसमें बात करना चाहिए, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन 4 क्या कहता है, वे विद्यार्थी जो समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हैं को घर घर ट्यूशन रखने को कहना, यह तो बिल्कुल भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं। तो फ्रेंड, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंदर एक पॉइंट कहा है, एक लाइन कहा है कि बच्चा जो होता है, मानव शिशु जो होता है, उसमें जन्मजात से कौन सी प्रतिक्रिया, कौन सी प्रवृत्ति होती है, स्कीमा होती है, सक्रियाएं होती है, मस्तिष्क चित्रण होता है या समायोजन होता है। तो फ्रेंड, आपने अपने समाज में सबसे अधिक जो सबसे अधिक देखा गया है वो समायोजन, यानी समायोजन मानव शिशु के अंदर जो होता है वो जन्मजात होती है। जन्म से ही मानव शिशु के अंदर समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन की प्रवृत्तियां होती हैं। समायोजन होता क्या है, समायोजन ये होता है कि आप जिस संस्कृति में जाते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या अपनी जगह से कहीं और जगह जाते हैं, वहाँ आपको उसकी संस्कृति का, उसके समाज का, यानी उस समाज में अपने आप को डालना, अपने आप को समायोजन करना, अपने आप को उन संस्कृति को फॉलो करना, यानी अपने आप को बदलना उस समाज में। जो मौजूदा अपने अंदर समायोजन है उसको उसके अनुसार, वास्तविकता के अनुसार बदलना ही समायोजन कहलाता है। तो ये बच्चे में जन्मजात से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सोपान कर्मिक विकास सिद्धांत का सही क्रम पहचानिए। यानी पियाजे के कितने सोपान है, इनको क्रम से पहचानिए कि पहला कौन सा सोपान है, दूसरा कौन सा सोपान है, तीसरा कौन सा सोपान है, चौथा कौन सा सोपान है। तो फ्रेंड, जीन पियाजे ने 4 सोपान बताए हैं और वो सोपान कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो सोपान है वो होता है संवेदी गामक। संवेदी गामक जो होता है वो फ्रेंड 0 से 2 वर्ष की होती है, जिसमें
बच्चा संवेदी गामक गगलाना, बुगलाना, मम्मा, दादा, चच्चा ये बोलना शुरू कर देता है, वो संवेदी गामक होता है 0 से 2 वर्ष के बीच। दूसरी स्टेज क्या होती है? पूर्व सक्रियात्मक, यानी सक्रिय होने से पहले पूर्व, जिसकी स्टेज 3 से 7 वर्ष की होती है। क्या उसकी स्टेज होती है? 3 से 7 वर्ष। पहले 0 से 2, दूसरी 3 से 7 पूर्व सक्रियात्मक, और इसमें बच्चा चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है कि ये मेरा बस्ता है, कि ये फ्रिज है, ये कपड़े हैं, ये वो चीज़ है। इसमें बच्चा पहचानना शुरू कर देता है। तीसरी स्टेज हमारी होती है, तीसरा सोपान जो होता है हमारा, तीसरा सोपान वो होता है मूर्त सक्रियात्मक, जिसकी स्टेज 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसमें बच्चा सक्रिय यानी चिंतन करना प्रारंभ करता है, चिंतन करना स्टार्ट करता है, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। वो चिंतन के बारे में सोचता नहीं, अभी प्रारंभ करी है, सिर्फ प्रारंभ करना स्टार्ट करता है, वो होती है मूर्त सक्रियात्मक। और चौथा जो सोपान है, चौथी जो स्टेज जो होती है अमूर्त सक्रियात्मक, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है औपचारिक सक्रियात्मक। क्या? औपचारिक सक्रियात्मक क्वेश्चन में दे देगा और ऑप्शन में दे देगा। अमूर्त सक्रियात्मक ये होती है चौथी स्टेज, और इसका जो एज होती है वो 11+ के बीच होती है, और यही स्टेज किशोर अवस्था में पाई जाती है। ये स्टेज 11+ की होती है। इसमें बच्चा चिंतन पूरी तरह से कर लेता है, इसमें पूरी तरह से सोचता है, चिंतन करता है, समायोजन करता है, खोजबीन करता है, उदाहरण बनाता है, नियम बनाता है, हर एक चीज अमूर्त सक्रियात्मक में होती है। तो इसका जो ऑप्शन है संवेदीगामक, तो पहली होती है पूर्व सक्रियात्मक, ये दूसरी होती है, तीसरी मूर्त सक्रियात्मक, और चौथी औपचारिक सक्रियात्मक, जिसको अमूर्त सक्रियात्मक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दूसरा देखिए पूर्व सक्रियात्मक, नहीं ये तो दूसरी होती है, ये गलत हो गया। तीसरी देखिए औपचारिक, ये चौथा, ये भी गलत है, ये चौथी स्टेज है। और फोर्थ ऑप्शन मूर्त सक्रियात्मक, ये तीसरी स्टेज है। तो पहले ये ऑप्शन सही है, संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी, यानी जो हमारा जेंडर पक्षपात है उसको लचीलेपन में, रूढ़िवादिता को, लचीलेपन को कैसे प्रोत्साहित करेगी, यानी कैसे बढ़ावा देगी, कैसे मेल फीमेल जो यहाँ पर पक्षपात होता है लड़की लड़कों में, जेंडर में, उसको कैसे खत्म करेगी। तो देखिए आइए कैसे खत्म करते हैं। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेगी व लड़के गणित में। ये तो जेंडर पक्षपात को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा, यानी ये तो जेंडर को बिल्कुल और भी तुलना कर रहा है जेंडर में, क्योंकि यहाँ देखिए लड़के को गणित में और लड़कियों को भाषा में, यहाँ तो लड़की और मेल फीमेल में अंतर हो रहा है। सेकंड, लड़कों व लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर, जिनके लिए तो वैसे ही गलत हो गया, अलग अलग कार्य दे रहे हैं लड़कियों को लड़कों, ये तो खुद पक्षपात के साथ नहीं है। थर्ड, लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके, अगर ऐसे प्रोत्साहित करेंगे कि लड़कियों को स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी विशेषताएं, तो ये भी जेंडर को लचीलेपन, जेंडर रूढ़िवादिता को, लचीलेपन को बढ़ावा नहीं दे रहा। ऑप्शन 4 देखिए, लोगों को गैर रूढ़िवादी, यानी लोगों को गैर रूढ़िवादी पेरेंटिंग भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो लचीलेपन को, रूढ़िवादिता के लचीलेपन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैर रूढ़िवादी आ गया। गैर रूढ़िवादी का मतलब यहाँ तो ना लड़के की बात हो रही, ना लड़कों की बात हो रही, यहाँ जो हो रही है वो दोनों की बात हो रही है, दोनों के पेरेंटिंग भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर 4 जो है इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यह क्वेश्चन मैंने पीछे भी बता दिया अपने जांचने के लिए। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है मैंने पीछे भी पढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है अपने जांचने के लिए, अपने आकलन के लिए, अपने टेस्ट के लिए, इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में, यानी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताकर अपने टेस्ट को इंक्रीज करिए, अपने लेवल को इंक्रीज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसी की जा सकती है। यानी जो प्रतिभाशाली होते क्या हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। कौन बच्चे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। तो उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? उनकी पहचान इस तरीके से की जा सकती है, करिए, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, यानी चुनौतीपूर्ण कार्य जिसमें चिंतन करना पड़ता है, जिसमें सोच विचार करना पड़ता है, वो चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। क्या? चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तत्परता द्वारा। सेकंड, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना। क्या? किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना। या थर्ड, मौलिक सोच द्वारा। फोर्थ, बहुविध समाधानों की क्षमता द्वारा। तो फ्रेंड, किससे पहचान की जा सकती है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4,
तो प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली छात्र, प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं उनमें बौद्धिक जिज्ञासा अच्छी होती है, रचनात्मक करना पसंद करते हैं, कल्पनाशील करना पसंद करते हैं, सृजनात्मक करना पसंद करते हैं और खोजबीन करना पसंद करते हैं। उनकी याददाश्त अच्छी होती है, वे लीक से हटकर कुछ अलग सोचना पसंद करते हैं और अमूर्त चिंतन करना उनके अंदर मौजूद होता है। तो एक तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए तत्परता पर द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। दूसरा, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता, यानी किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता। उनके अंदर तो अक्षमता वैसे नहीं रहती, उनके अंदर तो क्षमता रहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, मौलिक सोच द्वारा, मौलिक सोच इनमें होती है। थर्ड, बहुविध समाधानों की क्षमता द्वारा भी इसमें होती है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियां क्या इंगित करती है, यानी विद्यार्थी जो कार्य करते हैं उनकी जो त्रुटियां हैं वो किसको इंगित करती हैं? विद्यार्थियों के सोच विवक्षों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। सेकंड, विद्यार्थियों के अन्य समकक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता। ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी पुरस्कार पर निर्भर करता है। ऑप्शन फोर्थ, वयस्कों के सीधे निर्देश के बिना विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जो वयस्कों के सीधे निर्देशों के बिना विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल सीखने की अक्षमता बिल्कुल भी अक्षमता नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा इस करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वे कैसे सोचते हैं, वे सीखते हैं। बच्चों की गलतियां अवसर समान होती है। हर एक बच्चे की जो गलती होती है, अधिकतर देखा गया कि हर एक बच्चे की जो गलती होती है वो समान से दिखती है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो गलती है हमारी, जो गलती आती है वो शिक्षण सीखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब गलती होगी तो उसको सुधारेंगे, उसको सही करेंगे, तभी हमारा सीखने में अधिगम थोड़ा सही होगा, यानी वो हमारा एक महत्वपूर्ण कदम होता है सीखने के लिए। गलती बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है। गलती मैंने अपनी बता ही दिया। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। बच्चे डैश, क्या बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते। रचनावाद असंरचनावादी से सीखते हैं, यांत्रिकवादी संरचनावादी, एक रेखीय सर्पिलाकार और फोर्थ सर्पिलाकार एक रेखीय। तो फ्रेंड, बच्चे रचनावादी किससे, बच्चे रचनावादी तरीके से सीखते हैं और असंरचनावादी तरीके से नहीं सीखते। तो फ्रेंड, रचनावादी उपागम जो होता है, क्या रचनावादी और असंरचनावादी, इनके बारे में अगर मैं बताऊं, रचनावादी उपागम जो होता है वह व्यवहारिक होता है, एक कार्यान्मुखी होता है और उसको प्राथमिकता देता है, सीखने को प्राथमिकता देता है क्या, रचनावादी। और असंरचनावादी विधि वे होती है जो बच्चों को पूर्व निर्धारित नियमों या दिशा निर्देशों के बिना खोज करने, बनाने और खोजने की स्वतंत्रता देती है। यानी असंरचनावादी जो होती है वो बिना निर्देश दिए, बिना बताए उनको सीखने की, खोजबीन करने की प्रेरणा देती है। तो बताइए, जब तक निर्देश नहीं मिलने का, जब तक हमें उदाहरण नहीं मिलने का, तो हम कैसे खोजबीन करेंगे असंरचनावादी में? तो ये सीखने के तरीके से, यानी असंरचनावादी जो है तरीके से नहीं है, इस तरीके से हम नहीं सीख सकते, रचनावादी तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ये तो सबको पता है कि हर एक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ये बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो फ्रेंड, मैं अगर आपको बताऊं, विकास, हर एक बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग होता है। क्या अलग अलग बच्चे का विकास होता है? विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति पूरे जीवन चक्र में बदलता रहता है, यानी पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। और वो हर अपनी गति के साथ, हर एक बच्चे में अपनी गति के साथ विकसित होती है। विकास एक व्यक्ति में संशोधित संरचनाओं व कार्यों को समग्र परिवर्तन की श्रृंखला, यानी जीव और उसके पर्यावरण के बीच बातचीत या आदान प्रदान का भी परिणाम होता है। रेखिकता, व्यक्तिकता, अंतर्निरंतरता और एकरूपता। तो फ्रेंड, व्यक्तिकता इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि विकास दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चे अपनी गति से विकसित होता है। तो व्यक्तिकता, क्योंकि
व्यक्तिगत अपने अपनी पर्सनलाइजेशन, यानी अपने अपने क्षमता अनुसार, यानी अपने अपने अनुसार बच्चे का विकास होता है। किसी का तेज होता है, किसी का जल्दी होता है। कोई बच्चा छोटी सी उम्र में अच्छा कर पाता है और कोई बच्चा छोटी सी उम्र में नहीं कर पाता, कोई बड़ा होकर अच्छा कर पाता है। तो यही तो होता है विकास, कोई जल्दी कर रहा है, कोई बाद में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक केंद्रित कक्षा क्या होना चाहिए, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1, बहुत से संसाधनों का प्रावधान। सेकंड, लचीला समूहीकरण। थर्ड, ज्ञान का एकमात्र आधार पाठ्य पुस्तक के रूप में। और फोर्थ, छात्रों की सक्रिय सहभागिता। फिफ्थ, एक व्यवस्थित संरचित पाठ्यक्रम का अनुपालन और योगात्मक आकलन का क्रियान्वयन। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए सही होगा क्योंकि देखिए बहुत से संसाधनों का प्रावधान, जब हम बहुत से संसाधनों का प्रावधान करेंगे तो एक बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। लचीला समूहीकरण यह बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है, लेकिन ज्ञान का एकमात्र आधार पाठ्य पुस्तक के रूप में दिया जाना यह बाल केंद्रित के अंदर नहीं आती है, निष्क्रिय के अंदर आती है। और चौथा, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, यहाँ तो सक्रिय की खुद बात आ गई, तो सक्रिय तो खुद बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। और फिफ्थ, एक व्यवस्थित संरचित पाठ्यक्रम का अनुपालन और योगात्मक आकलन करना, यानी नंबरों के लिए आकलन करना, यह भी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर पूजा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो हमारा कथन है ये बिल्कुल सही पाया गया, किससे संबंधित? बाल केंद्रित शिक्षा के संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? फ्रेंड, सीटेट में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिक्षा से संबंधित, बच्चों से संबंधित, पाठ्यपुस्तक से संबंधित, क्योंकि सीटेट जो होता है वो हमारा एजुकेशन यानी टीचर बनने के लिए होता है। तो टीचर बनने के लिए ही टीचर जैसे गुड टीचर जैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो क्या कहता है, पहली बार जब स्कूल जाने वाले बच्चे, जो बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं, उनकी शिक्षा यानी उनकी शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं हैं। जो बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं, यानी या फिर जो भी बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है, या अपने समाज में पहली बार आ रहा है, या अपने उनके कुनबे यानी जिनको अपनी फैमिली से जो पहली बार आ रहा है, तो क्या उनको उनके बारे में शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि इनके अंदर कोई क्षमता नहीं है सीखने की, ये पढ़ने के लायक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि ये दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव न डालें। क्या एक शिक्षक को एक नए बच्चे के लिए जो पहली बार स्कूल में आता है उसके लिए ये सोचना चाहिए कि इनको अलग कक्षा दी जाए, इनको अलग कक्षा में बैठाएं, ताकि जो पुराने बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको नकारात्मक प्रभाव यानी गलत प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड, इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि ये दबाव व तनाव में काम करे। तो फ्रेंड, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। किसी भी बच्चे को उनको असफलता का डर यानी फेल होने का डर पैदा करना नहीं चाहिए। उनको ऐसा दबाव, ऐसा तनाव बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सीबीएसई की गाइडलाइन में तो पुराने से ही कह दिया कि किसी को दबाव नहीं देना चाहिए, किसी को डर पैदा करना नहीं चाहिए असफलता के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कहता है, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। यानी उनकी संस्कृति का, जिस भी संस्कृति से वो आता है, जिस भी समाज से वो आता है, उनकी समाज, उनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए एक टीचर को। और स्कूल की भाषा व संस्कृति, जो स्कूल की भाषा है, जो स्कूल की संस्कृति है, उनको उनसे परिचित करवाना चाहिए, उनको उनके बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको उससे समझाना चाहिए। यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, यानी लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार नैतिक चिंतन बाहरी पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? यानी कोलबर्ग के अनुसार जो बच्चों को नैतिक चिंतन या फिर बाहरी पुरस्कार या फिर दंड द्वारा किस लेवल में, किस स्तर में नियंत्रित, कंट्रोल होता है? नैतिक सापेक्षतावाद, पूर्व पारंपरिक या फिर उत्तर पारंपरिक। तो फ्रेंड, लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक चिंतन बाहरी पुरस्कार और दंड द्वारा जो है वो पूर्व पारंपरिक के अंदर रखा गया है, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत, यानी कितने सिद्धांत है पूर्व लॉरेंस कोलबर्ग के जो हैं वो 6 सिद्धांत हैं, और वो 3 सिद्धांत है, सॉरी, लॉरेंस कोलबर्ग के 3 सिद्धांत हैं, और इन 3 सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 6 चरणों में किया है। कितने चरणों में? 6 चरणों में 3 सिद्धांतों को प्रतिपादन 6 चरणों में किया है। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन होगा पूर्व पारंपरिक सिद्धांत के अंदर चिंतन बाहरी पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर पर नियंत्रित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को, अधिगम है के लिए एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है। यानी अधिगम सीखने के लिए प्रेरक वातावरण देने के लिए ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए कि भावनात्मक जो है वो संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है। सेकंड, संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की अपेक्षा करनी चाहिए, किसी की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भावनाओं की तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। थर्ड, ये मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। यानी जो संज्ञानात्मक है और हमारा भावनात्मक है, क्या वे एक दूसरे से प्रभावित हैं? तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जो हमारा संज्ञानात्मक होता है चिंतन करना, विचार करना, और जो हमारा भावनात्मक होता है ये भी हमारा भावनाओं से संबंधित है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की अपेक्षा करनी चाहिए। यानी अगर हम संज्ञानात्मक को ध्यान से केंद्रित करना चाहिए और भावनाओं पर तो ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक की अपेक्षा करनी चाहिए। एक की अपेक्षा कर रहे हैं, एक की केंद्रित कर रहे हैं, दोनों मैच नहीं कर रहे, या तो दोनों की अपेक्षा करो। दोनों की अपेक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। कथन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला क्या कहता है, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। क्यों? बच्चे जो होते हैं, बच्चे और बचपन के बारे में सामान्यीकृत करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। सही बात है, बच्चे हो या फिर उनका बचपन हो, उनके बारे में सामान्यीकृत मतलब हम एक दूसरे को सामान्यीकृत नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कर सकते ये सामान्य। बच्चों को तो इतना होश नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता, उनमें यानी विभिन्नता उनके अंदर होती है, यानी अलग अलग बहुलता होती है। तो ये तो सही कहता है, लेकिन आर देखिए, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। बचपन जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। आर बिल्कुल गलत है क्योंकि बचपन सामाजिक और संस्कृति, उसकी सामाजिक और संस्कृति जो है वो बाद में होती है। यानी थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब भी संस्कृति सीखता है, जब भी समाज के बारे में चिंतन करना प्रारंभ करना, सोच विचार करना, यानी समाज के बारे में देखभाल करता है, तो बचपन में तो वो नहीं होती ना। तो आर तो गलत है, ए सही है। देखिए कहाँ है, ए सही और आर गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में क्या है? हमें संबंध बता दीजिए दोनों के बीच में, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ है। ऑप्शन 2, जो कि बच्चा जानता है और जो उसको पहचान के बहुत बाहर है। ऑप्शन 3, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे के ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन 4, जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि समीपत विकास यही कहता है, ZPD, जिसको जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक बच्चे के स्वतंत्र समस्या समाधान द्वारा ये वास्तविक विकासात्मक स्तर और बच्चे के संभावित विकास के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सामग्री के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना, अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समक्ष के बढ़ावा देना, क्योंकि अधिगमकर्ताओं को दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनको मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान को संरचना करते हैं। ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करती, क्योंकि दृश्य सामग्री यानी देखने वाले जो हमारे सोर्स होते हैं, देखने वाले जो हमारे सामान होते हैं, उनके एक संग्रह का, उनको एक इकट्ठा कर इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के
उनके पुराने जो पूर्व ज्ञान है, पुराने अनुभव के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक सक्षम को बढ़ावा तो देगी, ठीक है, लेकिन तर्क आर क्या कहता है, अधिगमकर्ताओं को दी गई सामग्रिक क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का संरचना करते हैं। आर भी सही है, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी सम्यक कक्षा संस्कृति उपयुक्त है, यानी वे विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है उनके लिए सीखने के लिए निम्न में से कौन सी सम्यक कक्षा, यानी इनमें से जो कक्षा है कौन सी संस्कृति सम्यक कक्षा संस्कृति उपयुक्त है, यानी इनमें से कौन सा उपयुक्त उत्तर है जो विद्यार्थी अधिगम विकार है। त्रुटियों और गलतियों को भूलो तथा सीखने का अवसर समझना, यानी जो त्रुटि गलती करते हैं उनको भूल जाओ और सीखने का अवसर समझना, यानी सीखने का जो अवसर है उनको समझो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना, कठोर पाठ्यचर्या का पालन नहीं करना। थर्ड, विविध यानी विभिन्नता शिक्षार्थीय पद्धतियाँ अपनाना, ये ठीक। मानकीकृत आकलन निश्चित करना, यानी अपना मानकीकृत आकलन निश्चित करना, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, यानी विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना, जो हमारी शिक्षा शास्त्रीय अलग अलग शिक्षा शास्त्रीय होती हैं उनको अपनाना, उनको प्रोत्साहित करना, क्योंकि शिक्षकों को प्रारंभिक अवस्था में छात्रों के उत्साह को काम करने के बजाय उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उनका पोषण करना चाहिए और विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ शिक्षक को करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिक्षक को सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी एक शिक्षक को सीखने के लिए आकलन, यानी जो बच्चे सीखने के लिए आकलन, जो शिक्षक सीखने के लिए बच्चों के सीखने के लिए जो आकलन सुनिश्चित करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। किसी आकलन परीक्षण में केवल हाँ ना के प्रश्न दोनों चाहिए, प्रश्न होने चाहिए, हाँ ना के प्रश्न से आकलन। सेकंड, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर्ज्ञात करना चाहिए। थर्ड, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, अंकों के आधार पर तुलना करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन फोर, बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा परखना चाहिए, स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल के द्वारा परखना चाहिए, ये भी बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन वन भी गलत है, ऑप्शन टू ही राइट है, यानी प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए, यानी कि जो उनके बोध हैं अवबोध जिनमें अंतर होते हैं तो उनके अंतर को ज्ञात करना चाहिए, उनके अंतर को पहचानना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू जो है वो सही पाया गया है, क्योंकि सीखने के लिए आकलन शिक्षण व सीखने के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा, सीखने की जो प्रक्रिया में छात्र अधिक शामिल होते हैं वो इसके वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ विश्वास प्राप्त होता है, उनसे क्या और किस स्तर तक सीखने की उम्मीद की जाती है। एक शिक्षक बच्चों से ये उम्मीद करता है कि उनसे क्या और किस स्तर तक सीखने की उम्मीद की जाती है, वे क्या के प्रश्न पूछें, क्यों के प्रश्न पूछें। और एक ये भी पाया गया है जब उनकी प्रगति की जाती है, यानी प्रगति की नियमित निगरानी सीखने के आकलन का जब एक उदाहरण है, जहाँ एक छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन का नियमित रूप से बेंचमार्क के बीच मूल्यांकन किया जाता है या वर्तमान निर्देश व हस्तक्षेप छात्र की उपलब्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, तो अधिक समायोजन की आवश्यकता, यानी वहाँ बच्चे ज़्यादा समायोजन कर पाते हैं, और जब समायोजन कर पाते हैं तो यही तो बच्चों की अच्छी प्रगति है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जो हमारा सीखने का है लर्नर या अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं।
जो हमारी रुचि होती है सीखने की, करने की, किसी भी चीज़ की जो रुचि होती है, और जो हमारे समुदाय होते हैं, आसपास के समुदाय, वो दोनों क्या होते हैं? वो दोनों हमारे एनवायरमेंटल होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। सेकंड, धर्म और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक होते हैं। धर्म व्यक्तिगत और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक नहीं होते। थर्ड, उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। उम्र और विद्यालय ये दोनों पर्यावरणीय कारक बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। तो अभिरुचि तो पर्यावरणीय कारक है और अभिवृत्ति पर्यावरणीय कारक अभिव्यक्ति कारक है, यानी ये भी गलत है, टू भी गलत है, थर्ड भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों प्रथम एवं मूल व्यक्तिगत कारक हैं, तो ये तो पर्यावरणीय कारक है नहीं। पर्यावरणीय वार उन पहलुओं, सामग्री, उपकरण, दिनचर्या, गतिविधियों संदर्भित जो हमारे आसपास के चीज होते हैं, विकासात्मक डोमेन में प्रत्येक परिवार बच्चे के सीखने का समर्थन करते हैं, वही पर्यावरण के कारक हैं, वही प्रभावित करते हैं हमारे अधिगम को। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कक्षा में अंतर्ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड, अंतर्ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्या है ये? तो फ्रेंड, अंतर्ज्ञान यानी अंतर्ज्ञान मानव सोच का एक अभिन्न अंग होता है। क्या होता है अंतर्ज्ञान? अंतर्ज्ञान जो होता है मानव सोच का एक अभिन्न, यानी इंसान की सोच का एक अंग है अंतर्ज्ञान। सचेत तर्क के साथ साथ ये जोड़ी बनाता है और मानव सोच का एक अनिवार्य घटक भी है। अंतर्ज्ञान को जानने की तत्विरत और तीव्र प्रक्रिया मानी जाती है, जो कम से कम आंशिक रूप से अचेतन ज्ञान संरचनाओं पर निर्भर करते हैं, यानी चिंतन पर निर्भर करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। हाँ, बच्चों का अंतर्ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। हाँ, विकसित करने में सहायता करते हैं, क्योंकि बच्चों का अंतर्ज्ञान जो होता है वो चिंतन पर प्रभावित है, और चिंतन प्रभावित है। चिंतन किससे संबंधित है? चिंतन है ज्ञानात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक तो होती है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही सही लग रहा है क्या यही होगा? हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए, ये भी चिंतन से रिलेटेड नहीं है। नहीं, अंतर्ज्ञान चिंतन व्यक्ति परक और अवैज्ञानिक है। जब चिंतन व्यक्तिगत परक है तो अवैज्ञानिक कैसा हो सकता है? ये भी गलत है। नहीं, अंतर्ज्ञान केवल कल्पना है और उसे अलग ही रखना चाहिए। जब कल्पना है तो उसे अलग क्यों रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण का मीनिंग होता है मीनिंगफुल, यानी अर्थपूर्ण का जो मतलब होता है वो होता है मीनिंगफुल। अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश करना चाहिए, यानी ऑप्शन 1 कहता है विद्यार्थियों का सहायता करना चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों की सुव्यवस्थित कर पाएं। सेकंड, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करना, उनके योगात्मक आधारित समूह बनाने चाहिए। ये गलत। नामांकित जहाँ भी आइए, नामांकित नहीं करना चाहिए, वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। उनके प्रदर्शन के आधार पर, किसी भी को भी नंबरों के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर नामकृत और बांटना, वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। तो ये तो कथन गलत है। ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। संवाद करना चाहिए, परिचर्चा यानी बातचीत करना चाहिए, समूह बनाना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। ऑप्शन थर्ड भी सही है, ऑप्शन कथन 1 भी सही, थर्ड भी सही है और कथन 1 भी सही है। कथन 4 तो देखते हैं, कक्षा में विविधता यानी विभिन्नता अलग अलग की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनानी चाहिए, यानी कक्षा में जो अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, विभिन्नता की उपेक्षा करनी चाहिए, किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो भी शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। मानक विधि को, शिक्षण की मानक विधि को नहीं अपनाना चाहिए, अपनी मर्जी की मानक विधि नहीं चलने की। यहाँ जो ऑप्शन कथन है 1 सही है और 3 सही है। ऑप्शन नंबर देख लो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों वाले और वंचित पृष्ठभूमि जो
उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ वंचित, किसी कारण से वंचित रह गए, सीखने के लिए वंचित रह गए, उस जगह के बालक पढ़ने लिखने से वंचित रह गए या सीखने से वंचित रह गए, वे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? कौन सी नहीं है? विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करना। ये तो अभिप्रेरित करना है सीखने के लिए, अधिगम के लिए, और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना है, तो ये तो ऑप्शन सही है। इसमें नहीं की बात हो रही है, ये नहीं की बात हो रही है। ये ऑप्शन सेकंड देख लिए, क्रियाकलापों के लिए सहयोग समूह बनाना और विद्यार्थियों के एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जब हम किसी का सहयोग के लिए हम समूह बनाते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनको प्रोत्साहित इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ये तो बढ़ावा दे रहा है हमारे अधिगमकर्ताओं को। या नहीं की बात हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। जो उनकी अधिगमकर्ताओं की बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं के सम्मुख जो हमारे सामने उनकी चुनौती आई है, उनको समझाना, उनको समझना, उनकी चुनौतियों को, ये भी हमें प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऑप्शन 4 देखते हैं, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से तो सही है, लेकिन वैसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में हमसे कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। अगर यहाँ हाँ की बात हो जाती तो ऑप्शन हाँ में तो तीनों सही है, लेकिन ना की बात हो रही है, ना में ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था कौन सी है? यानी बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था कौन सी है? तो ये अवस्था जो है हमारी बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेदी अवस्था जो होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक नवजात शिशु यानी जो नया शिशु यानी जन्म से ही परिवेश के प्रति संवेदना और अनुक्रिया की क्षमता रखता है। एक बालक जन्म से ही अपने परिवेश की संवेदना और अनुक्रिया को समझता है। उसमें चयनात्मक यानी अवधान और अधिगम की भी क्षमता होती है। शारीरिक रूप से अपरिपक्व तो नहीं होता, लेकिन परिश्रम होता है। उसमें संज्ञानात्मक क्षमता सीमित, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, क्या कोई आपसी संबंध नहीं है, आपसी संबंध डैश की कोई भूमिका नगण्य है, या कोई भी प्रावधान नहीं होता, या एक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैंने भी बताया है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेदी गामक जो होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेदी गामक, ये हमारा यही क्वेश्चन आ गया रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। ऐसा है कि ये उदाहरण है कि विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित किया जाए, प्रभावशाली पद्धति है ये कि किसी को कार्य दिया जाए वो भी सरल हो। ये तो नहीं है, अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर प्रदान करना। थर्ड, स्कैफोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। फोर्थ, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर ध्यान देना। पूरा कार्य सीखेंगे तभी पूरा कार्य करेंगे, उससे पहले पूरा कार्य नहीं करना चाहिए। इसका जो उत्तर होता है, उत्तर नंबर 2, प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए प्रतियोगिता के लिए भाग लेने के लिए। यही अधिगम प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वो कथन बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पर्वक, इसमें पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सही नहीं है की बात चल रही है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट पॉइंट सोचते हैं, और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है, ये भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, यह भी सही कथन है। ऑप्शन थर्ड, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन 4 देखिए, बच्चे प्रत्ययता को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना, यानी
जो अध्यापक की मूलभूत भूमिका होती है उनको जानकारी देना। बच्चे प्रत्येक को स्वयं नहीं सोच सकते। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन में नहीं की बात करिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। और अधिगम एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। क्या? सरल, व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय और सरल रैखिक। तो फ्रेंड अधिगम जो है वो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, मैंने अभी भी बताया था अधिगम क्या होती है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। और अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि पिछले 100 वर्षों में जो देखा गया है, 100 वर्षों में जो प्रयोग किया गया है, अनुसंधान किया गया है, इस बात को सिद्ध करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बल्कि अधिगम प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। और अधिगम का अर्थ जो होता है, अधिगम का अर्थ है सीखना, और सीखना तब सीखते हैं अथवा व्यवहार परिवर्तन, यानी सीखना और अपने आप में व्यवहार के परिवर्तन बदलना, यानी व्यवहार में बदलना। और व्यवहार परिवर्तन का अनुभव एक प्रशिक्षण के द्वारा होता है, यानी व्यवहार का जो परिवर्तन होता है वो हमें समझने के, सीखने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद परिवर्तन आता है। इसे ही अनुभवों के द्वारा सीखना कहते हैं, इसको ही अधिगम कहते हैं। इसलिए अधिगम जो है वो सक्रिय है, वो अधिगम जो है एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण, यानी अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, अपेक्षित करना चाहिए या टालना चाहिए। तो फ्रेंड अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को बच्चे की सामाजिकता को, बच्चे की संस्कृति को, बच्चे की धार्मिक को, बच्चे की विविध भाषाएं को, किसी भी एंगल से बच्चे की कुछ भी कैटेगरी हो, इन सब को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। समझना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, अपेक्षित नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विविधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनुसार परिवर्तित करती है। वो कौन करती है? पाठ्यपुस्तक केंद्रित करती है, व्यवहारवादी करती है, अध्यापक केंद्रित करता है या प्रगतिशील। क्या? एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। जब एक हमारी क्लास प्रगतिशील कक्षा होगी तो वहाँ अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र के आकलन करती है, विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करती रहती है, वही हमारी प्रगतिशील कक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट ऑप्शन। और मैं इसके बारे में बता दूं प्रगतिशील कक्षा, तो फ्रेंड क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित तो करती रहती है, लेकिन और ये भी है प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, प्रगतिशील कक्षा का उद्देश्य जो होता है वो जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना होती है। क्या होती है? जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है वो जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना होती है। और हमें यह बताता है कि बालक में जनतंत्रीय मूल्य होता क्या है, तो जनतंत्रीय मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को जो होती है वो अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। उनको अधिक व्यवहारिक हमारी शिक्षा पद्धति जो होनी चाहिए वो अधिक व्यवहारिक होनी चाहिए, जो कि इस बात पर जोर देती है जिससे बालक के खुद स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। ये हमारी एक प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील कक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, यानी जो हमारा बच्चे हैं उनको विद्यालय में जो फेल हो जाते हैं, असफल होना क्यों? देखिए साबित करता है कि इन बच्चों में अनुवांशिक पैदाइश कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। जब बच्चा असफल हो जाता है किसी भी चीज़ में विद्यालय के अंदर, तो क्या उन्हें हमें निकाल देना चाहिए ये समझकर कि अनुवांशिक इनके अंदर पैदाइशी कमियां हैं, ये पैदाइशी असफलता के लिए पैदा ही हुए हैं, ये कभी सफल नहीं होने के? नहीं।
सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का समर्थ नहीं है। ये सूचित करता है या ये सोचना चाहिए कि इनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक में अपने बच्चों के अधिगम में, यानी उनके जो बच्चे हैं उनके सीखने में सहायता करने का समर्थ, उनके अंदर सहायता नहीं है अपने बच्चों के सीखने के लिए, अपने बच्चों को अधिगम करने के लिए, अधिगम में सहायता करने के लिए वे समर्थ नहीं है, यानी इसके लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड देखते हैं, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का समर्थ नहीं होता, यानी वे बच्चे जो पृष्ठभूमि से आते हैं, जो वंचित रह जाते हैं किसी कारणवश, उनमें सीखने की, अधिगम सीखने की क्षमता नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 4 निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों का आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अपनी गलती नहीं निकाल रहा विद्यालय, बल्कि अगैर बगैर की गलती निकाल रहा है। ये निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो ऑप्शन नंबर सही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने में, यानी सहायता, जब हम किसी को समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और उनकी सहायता करने में क्या बच्चों का अध्ययन या बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, वो भी एक दूसरे के पढ़ाने में, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघटन, रुकावट पैदा करती है, ये पैदा रुकावट नहीं करती। थर्ड, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। और फोर्थ, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, तो ये तो वैसे भ्रांति तो उत्पन्न नहीं होती। सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? जब बच्चे एक दूसरे को पढ़ने और सहायता करते हैं तो बच्चे की खुद की चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो अपेक्षित करती है, बढ़ती है, और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप जो होते हैं वो उच्च लेवल यानी हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि समूह एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे खुद की चिंतन और प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विद्या है जो छात्रों के छोटे समूह को मिलाकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये छोटे समूह नियोजित गतिविधियों के माध्यम से अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी सीख की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे समूह किसी एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को जब करते हैं तो वो प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, कोई भूमिका नहीं है, या फिर बहुत कम भूमिका है। तो फ्रेंड, बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक है? द्वितीय कारक है। तो पहला कारक कौन सा? पहला कारक हमारा परिवार। क्या? पहला कारक जो होता है वो होता है हमारा परिवार। समाजीकरण में बालक का, विद्यार्थी का पहला कारक होता है परिवार, दूसरा कारक होता है विद्यालय। समाजीकरण दूसरा कारक हमारा क्या होता है? विद्यालय हुआ, मीडिया हुआ, आस पड़ोस हुआ, ये हमारे सबके होते हैं द्वितीय कारक होते हैं। क्योंकि समाजीकरण वे प्रक्रिया है जिसमें, समाजीकरण जो होती है वो प्रक्रिया वो होती है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार सीखते हैं, रीति रिवाज सीखते हैं, गतिविधियाँ सीखते हैं, क्योंकि जैविक अस्तित्व व समाज अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से होता है। क्योंकि जब मनुष्य का रूपांतरण होता है, एक चीज़ से जब हम दूसरी चीज़ सीखते हैं, जब समाजीकरण होता है तो क्या होता है? हमारा समाज से रूपांतरण होता है, तो हमारा सामाजिक भी क्या होता है? आसपास पड़ोस जो होते हैं हमारे द्वितीय कारक होते हैं। विद्यालय भी द्वितीय कारक होगा, मीडिया भी द्वितीय कारक होती है, और प्राथमिक कारक क्या होती है? वो हमारा परिवार होता है, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हार्वर्ड गार्डनर ने तो बुद्धि का सिद्धांत दिया है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने यही सिद्धांत दिया है कि चिंतन जो होता है गुणात्मक रूप से, ये कथन दिया है अपने सिद्धांत के अंदर कि चिंतन जो है, बच्चों का जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप से बड़ों की या वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये वही मानव बुद्धि की प्रकृति, उसके विकास से संबंधित एक विवश सिद्धांत है जो पियाजे मानता है। क्या? पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण
भूमिका अदा करता है, क्योंकि पियाजे का सिद्धांत विकास अवस्था सिद्धांत कहलाता है और ये विकास अवस्था सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रम से इसका अर्जन करता है, यानी मानव कैसे ज्ञान अर्जन करता है, यानी कैसे सीखता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसा इसका उपयोग करता है, यानी कैसे मानव कैसे विकास होता है, कैसे एक एक चीज़ को जोड़कर उसका उपयोग करता है। यही तो सीखना कहलाता है। यही जीन पियाजे का कहना है। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे। और लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है? भाषा, संस्कृति और सामाजिकता, यानी अंतःक्रिया। तो तीनों के बता दिए, चारों के बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए कौन सा विकास के विषय में हमारा कथन सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। या सेकंड, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। थर्ड, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। 4, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है, पहले मैं बताऊं कि जब हम ये कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, हम कहते हैं ना कि जो हमारा भारत है वो अलग अलग संस्कृति का है, अलग अलग धर्म का है, अलग अलग भाषा का है, अलग अलग जाति का है, ये तो हमारा मानना है। तो यही है, कहता है कि महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है हमारा देश। तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के समूह हैं, यानी अनेक प्रकार के समुदाय हैं, अनेक प्रकार के समुदाय यहाँ निवास करते हैं, अनेक प्रकार के सामाजिक समूह हैं। तो ये समुदाय संस्कृति चिन्हों, जैसे भाषा भी है, धर्म भी अलग है, पंथ भी अलग है, पर जाति भी अलग अलग है और जाति भी अलग अलग है। तो इससे भी हमारा ये समझा जाता है कि विविधताएं बच्चों के विकास में सहायक होती है, यानी जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें संस्कृति विविधताएं होती है, यानी संस्कृति जो होती है वो अलग अलग होती है। यही हमारी सामाजिक में, यानी जब हमारा सामाजिक विकास होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बहुत मदद करती है, बहुत हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था, यानी जो हमारा मध्य बाल्यावस्था होता है वो 3 से 6 साल के बीच होता है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होना, थोड़ा धीमा होता है मध्य बाल्यावस्था में विकास। सेकंड, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो अमूर्त सोच और सोचने की और वैज्ञानिक तर्क, विज्ञान जैसे सोचने के तथ्य जो होते हैं वो तो अमूर्त सोच, यानी हमारी चौथी स्टेज होती है। कौन सी स्टेज? चौथी स्टेज, जिसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त चिंतन, जिनको 11+ की एज में बोलते हैं। तो ये तो मध्य बाल्यावस्था में बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन 3 प्रतीकात्मक खेल का उभरना, यानी प्रतीकात्मक खेल का जो उभरना होता है वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तर्क संगत विचारों का विकास जो एक प्राकृतिक रूप से मूर्त है, यानी मध्य बाल्यावस्था के अंदर नेचुरली प्राकृतिक रूप से मूर्त करना स्टार्ट कर देता है, यानी पहचानना सा स्टार्ट कर देता है, तुलना करना, यानी थोड़ा थोड़ा पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो तर्क संगत विचारों का विचार हल करके विचार करना शुरू कर देता है मध्य बाल्यावस्था के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। और बाल्यावस्था से पहले जो होती है वो शैशवावस्था होती है और ये अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। मध्य बाल्यावस्था क्या होती है? मध्य बाल्यावस्था के अंदर आदतों का निर्माण होता है, रुचियों का यानी अभिप्रेरणा, रुचियों का, इंटरेस्ट का, इच्छाओं का कि मेरी ये इच्छा है, उनके प्रतिरूपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे क्या कहता है, बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते, यानी सक्षम नहीं होते। सेकंड ऑप्शन, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। थर्ड, परिकल्पनिक, थर्ड क्या कहता है, थर्ड हमारा कहते हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञात्मक विचिंतन करने में समर्थ है। फोर्थ क्या कहता है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो फ्रेंड, पूर्व सक्रियात्मक काल जो होता है अवस्था वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति होती है। चिंतन साधारण एवं सरल होता है, ज़्यादा खोजबीन वाला नहीं होता, सिंपल चिंतन होता है, साधारण चिंतन होता है और भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। जैसा कि एक मैं आपको अगर उदाहरण बताऊं तो एक लंबा सा तथा दूसरा चौड़ा सा गिलास, एक लंबा गिलास और एक चौड़ा गिलास अगर उसके सामने रख दिया जाए जिसमें बराबर बराबर पानी भर दिया, 2 गिलास रख दिया, एक लंबा और एक चौड़ा, और दोनों में बराबर बराबर पानी भर दिया, तो बालक ये तो बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चौड़े गिलास की तुलना में अधिक है, परंतु ये नहीं बता सकता कि दूसरे गिलास की चौड़ाई अधिक है अतः पानी बराबर है। तो फ्रेंड, इसका जो उत्तर होगा, उत्तर नंबर 3 इसका सही होगा। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वे विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, यत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास से, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से, दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास से, या सामाजिक कर्मिक व्यवस्था से। तो फ्रेंड, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास से सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के से धनात्मक मानवीय संबंध सामाजिक और सुरक्षित रहता है। जहां भी सामाजिक की बात आ गई ऑप्शन बेधड़क से लगा दो, सही है। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, बाकी इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 40 सही है। मध्य बाल्यावस्था में, यानी बाल्य अवस्था की अवधि में विकास, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास डैश में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। सेकंड, अनियमित और असंबद्ध होता है। थर्ड, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। फोर्थ, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो फ्रेंड, बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसमें जो विकास होता है वो बहुस्तरीय होता है, यानी बहुत तेजी से होता है। मध्य बाल्यावस्था में कम होता है और बाल्यावस्था में बहुत स्तरीय होता है। और विकास कैसा होता है? वो मिश्रित होता है, यानी हर एक चीज़ का विकास होता है, तो उसको ही बोलते हैं मिश्रित। उसको क्या बोलते हैं? उसको ही तो मिश्रित बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, साथ ही उनके स्नेह, रक्षा, प्रेरणा, सीखने के अवसर भी प्रदान करें, ताकि जो उनकी उच्च कोटि है उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करती है कि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता विकसित कर सके और बड़े होकर उत्पादनशील मानव बन सके। तो इसलिए जो होता है वो बाल्यावस्था की अवधि में बहुस्तरीय और मिश्रित विकास इसलिए होता है। एक प्रगतिशील कक्षा, यानी जो मैंने बताई थी प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है, तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, यानी एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन होता है वो अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से उबेद बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचान में सहायक होता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करती है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3, फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 ये भी गलत है, 4th भी गलत है, 1 भी गलत है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो मैंने काट देते, लेकिन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से वही अच्छा है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों का जो समझ होती है उनकी जानकारी देता है, और जब जानकारी देता है तो अध्यापिका की जो अपने शिक्षा शास्त्र की जो विचारने में सहायता होती है, यानी वो अपने शिक्षण में भी परिवर्तन करता है, वो अपने लेसन प्लान जो बनाता है उसमें विचार करता है, और फिर जब विचार करता है
तो वो अपने शिक्षा शास्त्र शिक्षा पद्धति को बदल देता है, तब जब बच्चों की पहचान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का सही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार ये है और अंत स्थिति अनुपालन सही है। तो भाषिक, पहले मैं इसके बारे में बता दूं हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के बारे में। तो बुद्धि का जो सिद्धांत है जो हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है, ठीक, और बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके अनुसार हर इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। और हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि मानव के अंदर 8 प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि बतलाई है। और हर एक की बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। और जैसे कि संगीत में पारंगत होता है, और अभिनय में तो कोई, लेखन में तो कोई, तार्किक क्षमता में, सबकी जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। किसी का सीखना जल्दी होता है, किसी का देर में होता है। तो इसलिए इसे हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के यानी 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने क्षेत्र में? 8 क्षेत्र में विभाजित किया है। भाषागत में, तार्किक गणितज्ञ में, दिक् स्थानिक में, संगीतमिक में, शारीरिक गतिविधिक खिलाड़ियों में, अंतव्यक्तिक में, अंतव्यक्तिक में, और इस ना प्रकृतिवादी में। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, भाषिक सही है, मूर्तिकार ये तो बिल्कुल गलत है। शारीरिक गतिक संवेदी मैंने भी बताया था 8 में से। शारीरिक गतिक संवेदी खिलाड़ी, किसके? शारीरिक गतिक संवेदी क्या होता है? खिलाड़ी। जब हमारी शारीरिक गति होगी तब हम खेलेंगे, खिलाड़ी बनेंगे, तो जब तो यही हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाल केंद्रित कक्षा वे है जिसमें, पहले तो बताऊं बाल केंद्रित कक्षा कौन सी होती है। बाल केंद्रित कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें बालक सक्रिय होकर सुनते हैं, सक्रिय होकर पढ़ते हैं। एक शिक्षक सक्रिय होकर पढ़ाता है और एक विद्यार्थी सक्रिय होकर सुनते हैं, उसमें प्रगति होती है, उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा कौन सी है? जिसमें बच्चों के व्यवहार के निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। ये भी नहीं है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, यानी बच्चों की क्षमता के आधार पर पढ़ाता है, वर्ग बांटता है। ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अध्यापक लचीला होता है और बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वो कौन निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, लेवी विगोत्स्की या फिर जीन पियाजे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक, यानी संस्कृति की बात आ गई और संज्ञानात्मक की भी बात आ गई, बेधड़क से लगा दो। विगोत्स्की संगीत यानी संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, ये तीनों लेवी विगोत्स्की का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। किस मनोविज्ञान, ये तो यही नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अध्यापकों की कक्षा, यानी अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। बहुभाषीयता का मतलब अलग अलग भाषा वाले कौन होते हैं? अलग अलग भाषा वाले होते हैं बच्चे। तो अध्यापक को, टीचर को, शिक्षक को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए? एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, या एक गुण और साधन, या एक रुकावट नहीं समझनी चाहिए, समस्या नहीं समझनी चाहिए, एक मुद्दा नहीं समझना चाहिए। तो एक क्या समझना चाहिए? एक उसको गुण और साधन समझना चाहिए, क्योंकि जब बहुभाषिकता होगी तो हमें भी सीखने को मिलेगा अलग अलग भाषा से। तो एक गुण और साधन, इसका राइट ऑप्शन नंबर 3। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? तो फ्रेंड हैं बच्चे वो जो होते हैं जो सृजनात्मक करते हैं, चिंतन करते हैं, अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं और उनमें चुनौतीपूर्ण कार्य करने की निरस्ता नहीं होती, क्रियाकलाप करने की उनमें निरस्ता नहीं होती। तो देख लीजिए, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर ये तो नहीं है। रटने पर आधारित प्रतिभाशाली रटते हैं? बिल्कुल भी नहीं रटते। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अनुमुख यानी अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। उनको चुनौतीपूर्ण कार्य वे करते हैं, अपनी निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप
करते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी, यानी आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी जो होते हैं, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, कौन सी नहीं है की बात है, तो यहाँ पर तो बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय जो स्पर्श सूचना पट है वो तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक है। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, जो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट है वो ठीक नहीं है। बड़े आकार वाली पुस्तकें, बड़े आकार वाली, क्योंकि दृष्टिबाधित की बात है ये देखने की, तो बड़े आकार में तो आराम से देख लेगा। आंशिक दृष्टि की बात, जो हल्के दूर से देख नहीं सकता, जो दूर से नहीं देख सकता बारीक को, तो आंशिक होते हैं। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 2 है, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, छोटी मुद्रा जो छोटे छोटे लेकर रहते हैं वो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी उनको देख नहीं पाते, उनको कठिनाई होती है, तो यही उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये तो ठीक नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों का बढ़ावा दे, पुरस्कारों का बढ़ावा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 भी गलत, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में से सीमित रहना। सेकंड, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। थर्ड, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। फोर्थ, क्रियात्मक अनियमितता का बिल्कुल ध्यान एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यता में विभाजित करना ही समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? यानी सृजनात्मक कौन होते हैं? इंटेलिजेंट, प्रभावशाली। यानी सृजनात्मक इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, चिंतन करने वाले बच्चे होते हैं, खोजबीन करने वाले बच्चे होते हैं। तो उनके लिए प्रोत्साहित किस तरीके से किया जा सकता है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, आपसारी चिंतन पर बल देकर, या फिर अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करना नहीं, ये भी हतोत्साहित करना नहीं। विद्यार्थियों को आपसारी चिंतन पर बल देना बिल्कुल नहीं। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करने तथा मूल विचारों को महत्व देकर, उनके मूल विचार जो हैं उनको हमेशा महत्व देकर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि सृजनात्मक विद्यार्थियों को बढ़ावा मिल सके। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। दंड, नेगेटिव। यंत्रवाद करना, विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान या अनुबंधन। तो फ्रेंड, जब विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होगा, पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, क्योंकि इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के विचार एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? नहीं। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए? डांटने की बात आ गई? नहीं। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए? यहां संवाद की बात आ गई तो संवाद करना चाहिए, तो ये ठीक है। चौथा, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए? नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? कौन सी शिक्षण के अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण नहीं है? संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने और ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुभव लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। क्या? प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, यही प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, क्योंकि संवाद करना भी प्रभावशाली है,
ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित करना ये भी प्रभावशाली है। थर्ड, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए ये भी प्रोत्साहित करते हैं, ये भी प्रभावशाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट ऑप्शन। शिक्षक कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? यानी वो शिक्षक जो क्लास में बच्चे नहीं पढ़ पाते या ध्यान नहीं देते या उछल कूद या कुछ भी करते हैं, जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते, तो शिक्षक उन बच्चों के साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं या किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो उनसे बात करके तथा उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे काम देके, वो अपना काम कर लेंगे, वो करके ले आएंगे, फिर ऐसे करेंगे। थर्ड, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ये भी ठीक नहीं है। फोर्थ, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर उनको शर्मिंदा कर, ये भी ठीक नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, उनसे बात करेंगे, उनसे उनकी अभिरुचि जानेंगे, उनसे उनकी परेशानी जानेंगे, फिर उसकी कोशिश करके उन्हें समझाएंगे। यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को पूरी देखना और 24 तारीख के अंदर यानी 21 जनवरी को ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।